नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों को समझने और जानने की कोशिश में इस मंच के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज जिस विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह विषय है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सलाम। सलाम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की उस प्रमुख कहानियों में से एक है जो कहानियां कहीं ना कहीं अपने हीनता बोध या जाति दंश की पीड़ा को व्यक्त करती हुई नजर आती है। वह समाज की उन कुप्रथाओं, समाज की उन परंपराओं की भी पड़ताल करती हुई नजर आती है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक मनुष्य को किस तरीके से उसे मनुष्य न मानने, उसके साथ छलाव करने, उसे आत्महीनता बोध कराने, जाति दंश की पीड़ा को कहीं ना कहीं व्यक्त करने की पहल की जाती रही है। तो इस कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने न केवल उन स्थितियों का वर्णन किया है, बल्कि वह अपने ही जीवन में जो पीड़ा, जो समस्या, जो आत्मसंघर्ष की स्थिति या आत्मग्लानि की जो स्थिति उन्होंने देखी, जो समझी, उसी को कहीं ना कहीं व्यक्त करने की पहल इस कहानी के माध्यम से करते हैं। चूंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद एक दलित रचनाकार हैं, इसीलिए दलितों की जो पीड़ा है, दलितों की जो समस्याएं हैं, जो दलितों की जो आत्महीनता या आत्मग्लानि की जो कहीं ना कहीं दंश है, उसको इन्होंने इस कहानी के माध्यम से बखूबी रखने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी में जिस बिंदुओं को, जिस कहीं ना कहीं विषय को लेकर चर्चा परिचर्चा का केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश की गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जाति दंश की पीड़ा या वर्ण व्यवस्था में जिस तरह की कुरीतियां हैं, जो मान्यताएं हैं, जिस मान्यताओं के पीछे एक सोची समझी जो साजिश दिखाई पड़ती है, जो षड्यंत्रकारी स्वरूप दिखाई पड़ता है, जिसके मार्फत से दलितों को सदैव आत्महीनता या आत्म कहीं ना कहीं श्लाघता या आत्म कहीं ना कहीं जो उसकी छलाव है, जो अपने को खुद हीन बनने की जो एक पहल है, उसको रूपायित करते हुए ये कहानी दिखाई पड़ती है। साथ ही इस कहानी के माध्यम से रचनाकार ने जो शिक्षा के माध्यम से दलितों में आई चेतना की जो स्थिति है, उसको भी बखूबी दिखाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से चेतनाप्रद जो दलित है या चेतनाप्रद जो मनुष्य है, किस तरीके से अपने साथ हो रहे उन सभी समस्याओं, उन सभी षड्यंत्रों को खारिज करता हुआ दिखाई पड़ता है और किस तरीके से उसके खिलाफ अपनी एक बुलंद आवाज को उठाते हुए न केवल नकारता है बल्कि संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ता है, ताकि वह भविष्य में यह तय कर पाए कि इससे किस तरीके से अपने को बचाया जा सके या अपनी पीढ़ियों को किस तरीके से एक स्वच्छ और स्वतंत्र माहौल प्रदान किया जा सके। इस ओर भी कहीं ना कहीं लेखक ने पहल की है। इस कहानी में कुछ अमानवीय या कुछ इस तरह के घिनौने कृत्यों को भी उद्घाटित करने की कोशिश की गई है, जो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था में जो सामाजिक जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं दलितों को हीन बनाने, दलितों के ऊपर पीड़ा या संघर्ष या कहीं ना कहीं गरीब बनाने की एक साजिश निरंतर देखी जा सकती है। इस ओर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बखूबी तरीके से उन सभी जो आयाम हैं, जो वो सभी केंद्र बिंदु है, जो जितने भी वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म दृष्टि से सामाजिक जो अंश हैं, जिनसे कहीं ना कहीं दलितों की एक हीनता बोध की जो पहल होती है, उनको यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही जो आत्मसंघर्ष या आत्मग्लानि की जो एक पहल है, जो कहीं ना कहीं दलितों में चेतना के बाद उत्पन्न हुई है, उसको भी इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर सलाम कहानी जो जाति प्रथा, जो कुप्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो कहीं ना कहीं रीति रिवाज में जो रूढ़ियां हैं, जो कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं,
उनको तो दूर करने की एक पहल करती हुई नजर आती ही है। साथ ही साथ जो जो मनुष्य को मनुष्य न मानने, कहीं ना कहीं उसे हीन बनाने की जो पहल है सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से, उस पर भी प्रश्न चिन्ह करने की प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए नजर आती है। तो इस तरीके से यह कहानी एक व्यापक भावधारा को अपने अंतर्गत समेटे हुए दिखाई पड़ती है, और यह विभिन्न जो समस्याएं हैं, जो विविध जो रूप हैं, उसको कहानी व्यक्त करते हुए नजर आती है। तो हम कहानी के उन कुछ अंशों को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आप सबके समक्ष कहानी पर और भी और काफी व्यापक स्तर पे बातचीत करने की पहल करेंगे, और यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं वो सलाम में किन किन बिंदुओं को बखूबी रूपायित करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो समाज के उन सभी स्थितियों को प्रदर्शित कर सकें, खोल कर दिखा सकें। तो हम एक एक बिंदु को यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। ओम प्रकाश की सलाम कहानी उनकी कहानी संग्रह सलाम की पहली कहानी है। इस कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलित जीवन की व्यथा, दलितों के जीवन संघर्ष, उनकी बेचैनी, जिजीविषा तथा यथार्थ जीवन के उन दैनंदिन क्रियाकलापों का यथार्थ वर्णन प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिसमें वह एक तरफ तो भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी व अत्यंत करुणिक दशा में अपने आप को हताश निराश पाता है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दैनंदिन क्रियाकलापों में अपने उस अमानवीय शोषण का शिकार होता हुआ नजर आता है, जो कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहल पर उसके साथ निरंतर होते रहते हैं। यह कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन की व्यथा, आत्मसंघर्ष एवं आत्मग्लानि को व्यक्त करने वाली कहानी है। चूंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद एक दलित परिवार से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते थे, इसीलिए उन्होंने इस कहानी में खुद ही उन सभी पीड़ाओं को, उन सभी स्थितियों को व्यक्त करने की कोशिश की है, जिसको उन्होंने अपने यथार्थ पहलुओं से या अनुभूति से खुद देखा और समझा था। यह कहानी एक ऐसी प्रथा या परंपरा को बताती है जिसमें दलितों को आत्महीनता बोध एवं जाति दंश की पीड़ा की अनुभूति कराई जा सके। चूंकि भारतीय समाज में परंपरा के नाम पर कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो जाति से होने वाली आत्मग्लानि की पीड़ा या आत्महीनता बोध को व्यक्त करवाती हैं। इन प्रथाओं में ग्रहण लगने पर घर घर जाकर भिक्षा मांगना, उच्च घरों में होने वाले किसी मांगलिक कार्यों में जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद खाने व पहनने के नाम पर जूठन व पुराने मैले कुचैले वस्त्रों को दिया जाना आदि ऐसे ही सामाजिक षड्यंत्रों व साजिशों के यथार्थ स्वरूप का पता चलता है। चूंकि इन्हें अमानवीय परंपराओं में से एक परंपरा के तौर पर सलाम कहानी, सलाम प्रथा भी दिखाई पड़ती है, जो कि सलाम कहानी के माध्यम से लेखक ने यहाँ द्रष्टव्य कराने की कोशिश की है। इस प्रथा के अनुसार पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों में शादी के तुरंत बाद नवविवाहित दंपत्ति को गांव के उच्च घरानों के प्रत्येक घरों के सामने जाकर सलाम करना पड़ता है तथा इसके बख्शीश के रूप में जो कुछ नेक दस्तूर उन्हें उपहार स्वरूप मिलता है उसे ग्रहण करना पड़ता है। यह एक परंपरा निरंतर दलितों को हताश, निराश या आत्महीनता बोध कराने की एक पहल है। इसको जो हरीश जैसा पढ़ा लिखा युवक ही समझ सकता है। हरीश पढ़ा लिखा युवक होने के साथ साथ चेतनाप्रद दलित युवक भी है, इसीलिए वह इस तरह की प्रथा को एक साजिश के रूप में देखता है। उसका मानना
है कि इस प्रकार के प्रथा के माध्यम से न केवल जाति रूप में हीन बनाए रखने की कोशिश की जाती है, बल्कि गुलाम, दास एवं तुच्छ बनाने की पहल भी की जाती है। यह हरीश जैसे युवक के ही समझ में आने की पहल हो सकती है, क्योंकि बिना चेतनाप्रद हुए व्यक्ति इस तरह की कुप्रथाओं के पीछे के षड्यंत्रों को समझ नहीं सकता, क्योंकि ऐसे षड्यंत्रों को समझने के लिए एक दृष्टि की जरूरत होती है, और वह दृष्टि तभी मिल पाती है जब फूले अंबेडकरी चेतना से दलित युवक या दलित व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति चेतनाप्रद हो पाए। चूंकि इस कहानी का जो कथानक है उसका आरंभ हरीश की शादी से होता है। बारात में परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त हरीश का एक ब्राह्मण मित्र कमल भी उसके शादी में शामिल होता है। लेखक ने इस कहानी में कमल उपाध्याय के माध्यम से वर्ण व्यवस्था में विद्यमान जाति प्रथा से होने वाले आत्महीनता की स्थिति को का चित्रण करने की कोशिश की है। यहाँ लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक गैर दलित व्यक्ति अपनी उस पीड़ा को या अपनी उस स्थिति को एक ऐसी परिदृश्य में साबित नहीं कर पाता जहां पर वह अपनी अस्मिता को या अपनी अंतर्वेदना को व्यक्त करने की पूर्णतः कोशिश करता है। क्योंकि देहरादून में कमल और हरीश एक सहपाठी मित्र हैं। कमल और हरीश में अखबारों व पत्र पत्रिकाओं में आई तमाम उन घटनाओं के ऊपर जो दलित के उत्पीड़न से जुड़ी होती हैं, उसको लेकर बराबर इस बात पर बहस होती रहती है कि आज देश कहीं ना कहीं आजाद हो चुका है और फिर भी देश में जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी समस्याएं बनी हुई हैं या समाप्त हो चुकी हैं। ऐसी घटनाएं सदैव अखबारों में प्रकाशित होती रहती हैं और इसी जो सूचना है, जो अखबारों के माध्यम से जो कहीं ना कहीं न्यूज होती हैं, उन पर दोनों में आपसी बहस होती रहती है और यह बहस कभी कभी अत्यंत विकट स्थिति भी उत्पन्न कर लेती है। क्योंकि कमल इसे समाप्त हुआ मानता है, वह मानता है कि हमारे देश में इस तरह की स्थिति अब न के बराबर है, लेकिन उसे इस व्यवस्था की यथार्थ स्थिति का बोध तब होता है जब हरीश की शादी में वह बाराती बनकर जाता है। वहां वह न केवल जाति दंश की भयावह पीड़ा को अनुभूत करता है, बल्कि खुद को भी यह साबित नहीं करा पाता कि वह उच्च जाति का व्यक्ति है। यह एक सच्चाई है। चूंकि हरीश और कमल दोनों शहरी जीवन के ज्यादा ताल्लुकात हैं, लेकिन असल जो पीड़ा है, जो असल के जीवन की जो रूपरेखा है, जो दलितों की उत्पीड़न की जो स्थिति है, वह गांवों में देखने को मिलती है। और यह स्थिति जो कमल को बोध होती है, वह हरीश का बाराती बनकर जब वह गांव में जाता है तब उसको इस स्थिति का पता लगता है। क्योंकि हरीश की शादी गांव में रहने वाले जुम्मन की लड़की से होती है। जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी है, लेकिन उसका परिवार गांव में ही रहता है। उसकी लड़की ऋषिकेश में उसके साथ रहते हुए वहीं पढ़ाई करती है और वह गांव की पहली ऐसी लड़की है जो हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुकी है। उसकी पत्नी गांव में ही रहते हुए गांव के बड़े लोगों के यहाँ साफ सफाई का काम करती है। गांव में राघड़ समुदाय के लोग का बाहुल्य और वर्चस्व है। राघड़ परिवार के लोग चूहड़े समुदाय के लोगों से नफरत करते हैं तथा उनके साथ हीनता का व्यवहार भी करते रहते हैं। सलाम कहानी की जो कथा है, जो इसकी भावधारा है, वह यहीं से शुरू होती है। सलाम की जो रस्म निभाने के लिए हरीश के न जाने पर गांव के राघड़ों द्वारा जुम्मन के दरवाजे पर जाकर न केवल जुम्मन व बारातियों को धमकाया जाता है, बल्कि उसे उसकी औकात याद दिला देने की बात भी की जाती है।
चूंकि हरीश पढ़ा लिखा और चेतना प्रदलित युवक है, वह इस तरह की कुप्रथाओं व परंपराओं के पीछे के साजिशों को बखूबी समझता है। यही कारण है कि वह इस प्रथा को न केवल अपनी गुलामी और शोषण का मुख्य बिंदु समझता है, बल्कि इसे अपने आत्म स्वाभिमान व आत्मविश्वास को कुचलने की साजिश के रूप में भी देखता है। इसीलिए हरीश सबके सामने यह कहते हुए उनकी आवाज बंद कर देता है कि मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूं, यह रस्म बंद होनी चाहिए। इस तरह वह न केवल सलाम प्रथा को अस्वीकार कर अपने समुदाय को एक संदेश देता है, बल्कि वह अपने आत्मगौरव व स्वाभिमान की रक्षा भी करता है। दूसरी घटना, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह द्रष्टव्य करने की कोशिश की है कि जो कमल उपाध्याय है, जो जाति से कहीं ना कहीं उच्च है, ब्राह्मण समाज से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को अपने अस्मिता बोध या खुद की जाति को प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा होता देख कितनी पीड़ा या कितनी परेशानी होती है, इस स्थिति को वे यहां रखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि शादी में जब कमल एक बाराती बनकर आता है, तो उसे रोज की जो दिनचर्या की रूपरेखा के अनुसार सुबह सुबह चाय पीने की ललक होती है। यही कारण है कि वह चाय पीने के लिए सुबह उठता है और दलित बस्ती के बाहर रास्ते पर बने दुकान के पास जाता है। तो वहां दुकानदार बुद्धू पहले तो उसे चाय बनाने की बात कहकर बैठाता है, लेकिन जब बातचीत से उसे यह मालूम होता है कि कमल जुम्मन का बाराती है, तब वह उसे चाय देने से साफ तौर पर मना कर देता है। चूंकि कमल पहले तो दुकानदार के मंतव्य को नहीं समझ पाता, लेकिन जब उसे यह मालूम होता है कि वह दलितों का बाराती है, इसीलिए उसे यहाँ चाय नहीं मिल सकती, इस पर वह अपने आप को ब्राह्मण परिवार से होने की बात करता है। लेकिन इस पर भी दुकानदार बुद्धू न केवल उसका मजाक बनाता है, बल्कि अभद्र जाति सूचक गालियां देते हुए उसे दुकान से चले जाने का आदेश देता है। यहां लेखक ने कमल उपाध्याय के माध्यम से उस जाति की पीड़ा, जाति के जो स्व की पहचान है, उसको व्यक्त न कर पाने की एक जो भावधारा है, जो एक प्रवृत्ति है, जो एक कहीं ना कहीं छलाव है, उसको यहाँ व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। कमल जो कि बार बार यह कहने पर कि वह एक ब्राह्मण है, इस पर वहां इकट्ठा लोगों के बीच खड़ा गांव का ही राघड़ सरदार चौधरी रामपाल न केवल उसे अभद्र व जाति सूचक गालियां देता है, बल्कि उसको यह कहते हुए धमकाता भी है कि यदि तू ब्राह्मण है तो क्या मूत पीने यहाँ आया है, चला जाए यहाँ से, नहीं तो यहाँ से कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। यह यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उस गांव को एक तरीके से केंद्र में रखते हुए भारतीय समाज के उस रूपरेखा को व्यक्त करने की कोशिश की है, जिस भारतीय समाज में कहीं ना कहीं दलितों के यथा स्थिति को लेकर जो भारतीय जनमानस में एक भावधारा निर्मित है, जो एक संस्कार बना हुआ है, जो एक व्यवहार का रूप रेखा कहीं ना कहीं स्पष्ट है, उसको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। वह बताते हैं कि किस तरीके से एक दलित व्यक्ति के केवल दलित होने की जो स्थिति है, दलित होने की जो जो जातिगत जो पहचान है, उससे एक उच्च जाति का व्यक्ति उसे मनुष्य मानने से ही इनकार कर देता है, और यह पीड़ा उसे किस तरीके से आत्महीनता की ओर, कहीं ना कहीं आत्मग्लानि की ओर ढकेलती है, इसकी बखूबी पड़ताल उन्होंने कमल उपाध्याय के माध्यम से कराने की कोशिश भी की है। गांव में आए बाहरी व्यक्ति के साथ होने वाले इस आतिथ्य भाव से कमल न केवल आहत होता है,
बल्कि अचानक उसे अपनी माँ द्वारा 15 वर्ष पूर्व किए गए उस घटना की याद आने लगती है, जब वह पहली बार हरीश को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया था। और बातचीत करते समय जब माँ को हरीश के दलित होने का पता चला, तब वह न केवल हरीश को गंदी व अभद्र गालियां दी थी, बल्कि कमल की पिटाई भी की थी। चूंकि कमल इस घटना से आहत जरूर हुआ था, लेकिन वह इसे सामान्य घटना की तरह इसके निहितार्थ को समझ नहीं पाया था। लेकिन आज उसके अंदर हो रही आत्महीनता व आत्मग्लानि की पीड़ा न केवल उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी, बल्कि वह इस व्यवस्था और इसके पीछे छुपे उन सभी षड्यंत्रों को वह भली भांति समझने लगा था। कहने का तात्पर्य यह है कि किस तरीके से जो पीड़ा है, जो समस्या है, जो आत्महीनता का भाव है, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर खुद ही पड़ती है, तो वह उस पीड़ा की एक एक रूपरेखा को किस तरीके से समझ पाता है, किस तरीके से देख पाता है, उसकी एक एक दशा यहाँ पर कमल उपाध्याय को महसूस होती है। शहर से गांव में ब्याह के लिए गई बारात से शुरू हुई इस कहानी का अंत 10 से 11 साल के एक दलित बच्चे के मन में जाति एवं धर्म को लेकर व्याप्त घृणा से होती है। विदाई के समय बारातियों के लिए बनाए गए भोजन को दीपू इस लिए खाने से मना करता है क्योंकि उस खाने को बनाने वाला कारीगर मुस्लिम है। इस स्थिति को देखकर सलाम जैसी प्रथा को तोड़ने वाला हरीश तथा जाति प्रथा न मानने वाले कमल की आंखों में पराजय की भावना दिखाई पड़ती है। दोनों यही सोचते हुए दिखाई पड़ते हैं कि समाज में इस ऊंच नीच, जाति पात व छुआछूत जैसी व्यवस्था का अंत कब होगा, कब हर व्यक्ति एक व्यक्ति के तौर पर जाना जाएगा, कब उसे सम्मान, प्रतिष्ठा व आदर के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होगा। कहानी एक मार्मिक परिदृश्य पर खड़ा होकर अंत करती है, क्योंकि इस कहानी में जहां एक ओर राघड़ जैसे उच्च जाति के लोगों के अंतर्मन में ब्राह्मणवादी व्यवस्था टूटते हुए देखने पर जुम्मन के घर सभी बारातियों को न केवल डांटने जाना दिखाई पड़ता है, बल्कि वह जो जुम्मन का जमाई है, जो दामाद है हरीश, उसको भी धमकाते हुए पूरे बारातियों को कहीं ना कहीं इस व्यवस्था या इस प्रथा को निभाने की पहल करते हुए बताया जाना कि किस तरीके से यह प्रथा चलनी चाहिए और इस प्रथा से उन्हें जिस तरीके से लाभ मिलता है, इसको व्यक्त करने की एक छटपटाहट दिखाई पड़ती है। तो ये प्रथा उच्च जाति में किस तरह श्रेष्ठता भाव को व्यक्त करती है या उन्हें किस तरीके से अपने अंदर एक उच्चता का जो कहीं ना कहीं स्वरूप प्रदर्शित करती है, उसको दिखाने की यहाँ पर कोशिश लेखक द्वारा की गई है। लेकिन इसके बरकस जो हरीश है, हरीश के माध्यम से जो इस प्रथा को न केवल तोड़ता है, बल्कि साफ तौर पर ऐसी प्रथाओं को वह नकारता भी है और कहता है कि मैं ऐसी प्रथाओं को कभी स्वीकार नहीं करता, बल्कि इसे आत्महीनता और स्वाभिमान को नीचा दिखाने की साजिश के रूप में समझता हूं। इस तरह से जो दलितों के अंदर अपमान और अनादर की जो स्थिति है, उसको कहीं ना कहीं हरीश जैसा युवक ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और वह बताता है कि किस तरीके से इस तरह के मंतव्यों को, इस तरह के साजिशों को, इस तरह के षड्यंत्रों को वह तोड़ सकता है और अपने दलित समुदाय को एक संदेशा देते हुए यह बताने की कोशिश करता है कि ऐसे जो भी कहीं ना कहीं प्रथाएं हैं, कहीं ना कहीं जो भी अमानवीय षड्यंत्र हैं, जो भी कहीं ना कहीं जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, उनको किस तरीके से एक सिरे से नकार देने में ही दलित समुदाय की भलाई है। तो इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से
लेखक ने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाने की कोशिश की है उसमें कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं, जैसे जाति दंश की पीड़ा व दलितों के साथ परंपरा व कुप्रथा के नाम पर होने वाला छलाव व अमानवीय व्यवहार को उद्घाटित करना, शिक्षा से आई दलित समुदाय में चेतना के कारण कुप्रथाओं का विरोध और आत्मसम्मान पाने की इच्छा दिखाई पड़ना, जाति के अंदर जाति की जो बनावट है, जो स्वरूप है, उसको दिखाना तथा दलित बड़े बुजुर्गों का पुरानी परंपरा, रीति रिवाज व धार्मिक कर्मकांडों से जुड़ाव रखना इत्यादि इस कहानी के कुछ केंद्रीय बिंदु हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लेखक सफल भी हुआ है और यह बताने की कोशिश बड़े ही ईमानदार और यथार्थ स्वरूप में की है। इसके लिए कहीं ना कहीं राजेंद्र यादव जैसे बड़े कहानीकार ने भी इसकी प्रशंसा की है और वे इस कहानी को ब्राह्मणवाद के विरोध के रूप में देखते हैं। चूंकि यह अत्यंत कारुणिक पहल है कि आज स्वतंत्र भारत में अस्पृश्यता को दूर करने हेतु ढेरों सारे कानून विद्यमान हैं, लेकिन भारतीय समाज अभी भी इससे पूर्णतः मुक्त नहीं हो पा रहा। यह अत्यंत सोचने वाली या चिंतन करने वाली बात दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से जो कथा एक जाति प्रथा या जाति की समस्या से उठते हुए कहीं ना कहीं कुप्रथाओं को व्यक्त करते हुए, परंपराओं के माध्यम से जो छलाव है उसको व्यक्त करते हुए अंतुगत्वा एक छोटे से दलित बच्चे के जो मन में जो जाति प्रथा की जो एक भावना है, जो धर्म के आधार पर दिखाई पड़ती है, वह व्यक्त करते हुए यहाँ पर लेखक ने दिखाने की कोशिश की है कि यह जो कुप्रथा है, जो यह बनावटी जो स्वरूप है, जिसमें समाज को बांटने की जो प्रवृत्ति की गई है, वह कितनी भयावह और डरावनी है। इससे समाज में एकता, बंधुत्व, समानता की स्थिति बिल्कुल ही नहीं स्थापित की जा सकती। यदि हमें संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करते हुए समानता, स्वतंत्रता या बंधुत्व के पहलुओं को स्थापित करना है, तो हमें इन सभी जो पक्ष हैं, इन सभी मूल्यों को कहीं ना कहीं, इन सभी कुप्रथाओं को हमें दूर करना चाहिए और मानव को मानव की तरह से मानते हुए केवल मानवीय गुणों को ही प्राथमिकता देने की पहल की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से इस कहानी की समीक्षा और भावधारा हम लेखक के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर बात करते हुए समझ पाते हैं। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे और अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।